बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाइस्ता इकबाल। कोरोना मॉनिटरिंग सेल में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। ना सिर्फ दुनिया भर में बल्कि पाकिस्तान में भी इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। और अफसोस के साथ आपको ये खबर देनी पड़ेगी कि ईदी के रज़ाकार फैसल ईदी साहब, जो कि पेश हैं और हर लम्हा हमने उनको देखा है कि वो आगे बढ़कर काम करते रहे, उनका कोरोना पॉजिटिव आया है टेस्ट। और हम ये दुआ करते हैं, हम बल्कि GTV के इस प्लेटफॉर्म से पूरी टीम हमारी दुआ करती है कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। नाज़रीन, हम बात करते हैं इमदादी कार्रवाइयों की। तो ज़मीनी इमदादी कार्रवाइयों के बारे में तो आप बहुत सुनते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इस समंदर में होने वाली इमदादी कार्रवाइयों की। और इसके लिए ख़ास तौर पर हमने जो आज मेहमान मदऊ किए हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो किस तरह से अफेक्ट हो रही है, और उस पर बात करेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। राना मोहम्मद असलम साहब, सदर कराची गुड्स करियर एसोसिएशन; हाफिज अब्दुल बर साहब, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे उर्फ आम में लोग फिशरीज कहते हैं, उनके चेयरमैन हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। इससे पहले कि अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करूँ, सबसे पहले हम रुख करेंगे कोरोना मॉनिटरिंग सेल का। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं और आपको क्या एहतियात करनी है कोरोना से बचने के लिए। तो आइए देखते हैं। कोरोना वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हराने की ताकत आपके हाथ में है। पहली एहतियात, जरासीम से पाक और साफ रखें अपने हाथ। दूसरी एहतियात, छींक खांसी में अपना चेहरा ढांपे टिश्यू पेपर या बाजू के साथ। तीसरी एहतियात, मुनासिब फासला रखकर करें लोगों से मुलाकात। चौथी एहतियात, बुखार या खांसी और सांस में दुश्वारी पर करीबी डॉक्टर या हुकूमत की कायम करदा हेल्पलाइन से करें बात। तो बार बार आपसे यही कहा जा रहा है कि एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात करेंगे तो आप महफूज रहेंगे। कोरोना मॉनिटरिंग सेल का रुख करेंगे। इक़्तिदार अनवर से जानेंगे कि आज की अच्छी खबर उनके पास क्या है। इक़्तिदार, हमें अपडेट कीजिएगा कि 24 घंटों के दौरान क्या अपडेट्स हैं कोरोना से मुतालिक, और अच्छी खबर भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि जिस तरह हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जो नाजरीन हैं उन्हें अच्छी खबर से आगाह करें और उसके बाद थोड़ा सा उन्हें परेशान भी करें। तो आज की अच्छी खबर ये है कि कल से अब तक मज़ीद 30 पेशेंट जो हैं वो सेहतयाब हुए हैं, और मजमूई तौर पर अब सिंध में जो लोग सेहतमंद हुए उनकी तादाद 665 के करीब हो गई है। और परेशान कुन बात यह है कि बहुत दिन से सिंध में लगातार आज छठा रोज़ है कि 3 डिजिट के अंदर पेशेंट आ रहे हैं। आज भी बहुत ज़्यादा 289 यानी कि 289 पेशेंट जो हैं वो सिंध भर में रिपोर्ट हुए, और मजमूई तौर पर अब सिंध के 23 अजला ऐसे हैं कि जहाँ पर कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए हैं। सिंध के अंदर 3000 का फिगर भी जो है वो कोरोना ने क्रॉस कर लिया है। 3053 केसेस जो हैं वो अब हो गए हैं, और इन तमाम केसेस के अंदर जो है वो 76% के करीब मर्द और 24% खवातीन जो है वो रिपोर्ट की जा रही हैं। इसलिए हुकूमत आपसे ये कहती है कि जनाब आपने घर में रहना है अगर महफूज रहना है। वज़ीर सिंध जो है वो इस टाइम लाड़काना के दौरे पर हैं, और वहाँ भी उन्होंने खुद जो है मुख्तलिफ जगहों पर लोगों का एहतियात करने का, खासतौर पर जो पुलिस एहलकार उनके स्क्वाड में शामिल थे उन्हें रुकवा के ये कहा कि ये इतनी भरी हुई मोबाइलें क्यों चल रही हैं उनके साथ। 3 मोबाइलों से एहलकारों को उतार कर वापस जाने के लिए कहा। और जब वो मीटिंग कर रहे थे कमिश्नर ऑफिस में, तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे कि जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे। तो उन्हें कहा गया कि वो तमाम लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहने वो इस मीटिंग से बाहर चले जाएं और अपने हाथों में ग्लव्स पहन के और मास्क पहनकर दोबारा अगर वो चाहें तो इस मीटिंग में बैठ सकते हैं। सिंध में मजमूई तौर पर कोई 28,500 अफराद का टेस्ट किया गया था, जिनमें अब 3053 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और सिंध हुकूमत का ये कहना है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो टेस्ट करने की वो अब 2200 टेस्ट रोजाना के करीब हो गई है, और कल से इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 2600 रोजाना जो है वो किया जा रहा है। जबकि सिंध हुकूमत ने तमाम कमिश्नर्स को ये भी हुक्म दिया है कि अगर वो अपने किसी खास इलाके में, किसी खास गली में, किसी खास मोहल्ले में चाहें तो उसको बंद कर तमाम मोहल्लेदारों का या तमाम अहले इलाका का टेस्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि सिंध के पास बहुत सारी किटें अब मौजूद हैं। जी ठीक है, अच्छी खबर के साथ साथ आपने तफसीलन हमें बताया। इक़्तिदार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जो मौजूद मेहमान कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल बर साहब और राना मोहम्मद असलम साहब। बर साहब, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम शोबे मुतासर हुए हैं, वहीं माहीगीर का शोबा भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, क्या सूरत हाल है? थैंक यू वेरी मच शाइस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक
आपने ये देखा, ये सारा सिलसिला जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ और ये कोविड-19 का जब ये पाकिस्तान में ये चीज़ें शुरू हुई, तो सबसे पहले इस पे जो इनिशिएटिव लिया वो सिंध गवर्नमेंट ने लिया। और इस पे अगर कोई संजीदा नज़र आया तो वो भी हमारे सीएम सिंध नज़र आए, जो सबसे पहले उन्होंने जो है वो लॉकडाउन को जो है वो इम्प्लीमेंट किया। और उसका नतीजा भी आप जैसा देख रही हैं कि दूसरे सूबों की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की निस्बत जो इसमें संजीदा नज़र नहीं आ रहे थे, तो आज उसके नतीजे में भी आप देख रही हैं कि उनके केसेस जो है वो सिंध की निस्बत ज़्यादा है। लेकिन चूँकि ये सिचुएशन ऐसी है कि ये पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले रखा है, इस वबा ने, तो इसी तरीके से हम जो माहीगीर कम्युनिटी है वो भी बराह रास्त इस वबा का अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसा केस माहीगीर कम्युनिटी में सामने नहीं आया है। लेकिन ये जैसे ही लॉकडाउन का ये हमारे सीएम साहब ने ऐलान किया था, उसके फ़ौरन बाद हमने अपनी जो है वो माहीगीरों के लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो शुरू कर दी थी, जिसका नतीजा ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें हमें महफूज भी रखा। और इस पे जो जहाँ तक हमारे जज़ायर हैं, जो दूसरी हमारी इनकी माहीगीरों की बस्तियाँ हैं, चूँकि वो एक इंतहाई कंजस्टेड उनके इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर उनके पास मतलब बहुत छोटे छोटे घर हैं और उन घरों में 10-10 अफराद और 15-15 अफराद जो है वो एक साथ रहते हैं। तो मुश्किल जहाँ पेश आई है वो ये कि उनका चूँकि कारोबार बंद हो गया, उसकी वजह से ये चूँकि माशी तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इंतहाई यानी कि गुर्बत की लकीर से भी नीचे है ये तबका, माहीगीर तबका। तो इसलिए इनको इन हालात में लॉकडाउन में वाकई इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो दरपेश है। यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक कमरे के अंदर 10-10 लोग रहते हैं, तो सोशल डिस्टेंस को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा। राना साहब, आप तो बड़े खुश नसीब है क्योंकि लॉकडाउन का इतलाक तो हुआ ही नहीं आप लोगों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिल्कुल सही फरमा रही हैं आपके, लॉकडाउन का इतलाक तो हम पे हुआ ही नहीं है। पहले दिन से गुड ट्रांसपोर्ट चल रही है, लेकिन गुड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मैंने पहले भी कहा था कि भी बहुत से मामलात हैं कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर पंचर शॉप ना हो तो गुड ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। तो उसके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए थे, सिर्फ गुड ट्रांसपोर्ट चलाना जो है वो मकसूद नहीं था। अगर इसको चलाना था नेक नीति से तो इसके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। मैंने पहले भी बताया जैसे कि पेट्रोल पंप हैं, वर्कशॉपें हैं, होटलिंग है, टायर पंचर वाला है, टायर शॉप जो है। आजकल ये भी हुआ कि जैसे टायरों की दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, तो जो एक 50,000 की जोड़ी टायरों की थी वो हमें 70-80 हज़ार में मिल रही है। तो हर चीज़ हमें डबल रेट पे मिल रही है। रास्ते में ड्राइवर को खाना जो है वो पार्सल मिल रहा है, वो भी महंगा मिल रहा है। हर चीज़ जो है वो उसका रेट डबल हो गया है। तो हम ट्रांसपोर्ट तो चला रहे हैं, वापसी पे एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन बंद पड़ी हुई है और इम्पोर्ट भी बहुत कम रह गई है। अब 100% में अब मैं आपको अगर एवरेज निकालूँ तो 15 से 20% हमारी गुड ट्रांसपोर्ट चल रही है, बाकी 80% जो है वो खड़ी है। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जैसे भाई ने बताया कि भी फिशरी वाले जो लोग हैं उनकी भी जो गरीब लोग हैं, मजदूरी मेहनत करने वाले हैं, तो हमारे गुड ट्रांसपोर्ट में भी ड्राइवर है, क्लीनर है, मजदूर है जो मजदूरी करके खाता है डेली, तो वो भी सारे फ़र्क बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ खाने पीने की अशिया की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। पोर्ट से जो माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो जो जा रहा है टेक्सटाइलों का दूसरा तीसरा, तो 20% अगर ट्रांसपोर्ट चल रही है तो मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। अच्छा, 15-20% में हम जो भी ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं वो लास्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट से चलने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उससे जो लिंक चीज़ें हैं वो भी खुलनी चाहिए, जब भी फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बट साहब, आपके कल मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, अब इजाज़त मिल गई समंदर में जाने की, क्या तय पाया? देखें, ये समंदर में जाने की जो इजाज़त है ये इसके लिए कुछ SOPs के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी और सिंध हुकूमत ने भी, आपने शायद आपके इल्म में हो कि कुछ अर्सा पहले ये फ़िशिंग को बंद नहीं किया गया था और ना सिंध हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई फ़िशिंग बंद करने के लिए कुछ अहकाम दिए गए थे, चूँकि ये एक फूड आइटम है और दूसरा ये है कि फूड आइटम के लिए एक अलग स्ट्रेटजी थी। बट इसको जो हार्बर को बंद किया गया था सडनली, ये जो दरमियान में एक कुछ पीरियड के लिए, वो मैं समझता हूँ चूँकि उसमें गलती हमारे अपने माहीगीरों की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया।
अब देखें एहतियाती तदाबीर के जो इनकी SOPs थी कोविड-19 के लिए, हमने वॉक थ्रू सैनिटाइज़र गेट लगा दिए अपने कराची हार्बर में, उनको तनसीब किया उन गेटों की। और फिर उसके अलावा जितने हमारा स्टाफ था, कम से कम हमने 10,000 लोगों को, स्टाफ के अलावा जो मार्केट में काम करते हैं, लेबर है और फैक्ट्रीज़ के लोग हैं उनकी लेबर है, तो उन सबको हमने मास्क भी तकसीम किए, सैनिटाइज़र्स भी दिए। इवन के जो हमारे जज़ायर हैं वहाँ पर हमने बाकायदा आज 1 महीना होने को है कि वहाँ पर हमारी जो है वो डॉक्टर्स की टीम और दूसरा हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो लोगों को जज़ायर में जो भी आता है और जो जाते हैं वहाँ से लोग निकलते हैं, उनके हाथ धुलाए जाते हैं, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तौर पे जो चीज़ें हम कर सकते थे, जो हमारे वसाइल में थी, वो हम कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि ये एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है कि अब चूंकि ये वफाकी हुकूमत की तरफ से एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने जो है वो पूरी कोस्ट बेल्ट को सीज करने के ऑर्डर दे दिए थे, जिसमें सूबाई हुकूमतों को जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया था। लेकिन चूंकि एक ये इतना अचानक था, इतना सडनली था कि आपने देखा कि सम टाइम ऐसा भी हुआ कि आज एक ऑर्डर पास हुआ और अगले दिन वो विड्रॉ हो गया। तो ये टाइम टू टाइम ये चीज़ें जो हैं वो चेंज होती गई। लेकिन इसी सिलसिले में कल हमने बैठ के बड़ी डिटेल मीटिंग की। हमारे जो मैरीटाइम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं जनाब अली जैदी साहब, उनके साथ कल हमारी काफ़ी तफसीली इस सिलसिले में मुलाकात हुई और तो बड़ी फाइनल हो गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी खुशाइंद बात है कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव इस मामले में रिस्पांस दिया, जो मैं समझता हूं कि यहाँ के लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और मैं खुद भी नहीं कर रहा था। लेकिन कल उनका जो जिस तरीके से इस मामले में मैंने देखा कि कल उन्होंने वहीं बैठे अपनी जो जितने कंसर्न हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबको उन्होंने जो है वो एतमाद में लिया और इसके लिए उन्होंने बाकायदा पर्सनली वजारत दाखिला में भी बात की और हर जगह पे बात की, जिसके लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि ये एक माहीगीरों का एक देरीना मसला था, जो उनकी लांचें जो बंद हुई थी 1 महीने से, इनका कारोबार बंद था। और ये बंद होने की वजह से देखें ये समझने वाली जो खतरनाक बात थी वो ये थी कि देखें अगर एक लांच में 20 से 25 लोग जाते हैं शिकार के लिए, तो वो 40 से 50 दिन के लिए या 1 महीने के लिए ये लोग पानी में होते हैं। और पानी में अल्हम्दुलिल्लाह समंदरों में कोई इस तरह का वायरस नहीं है। वायरस तो देखें ये शहरों में और जहां पर पब्लिक ज्यादा होती है या इस तरीके से ये वायरस आता है, पानी में तो ऐसा वायरस नहीं है। हमने यही तजवीज़ दी वफाकी हुकूमत को भी और अपनी सिंध हुकूमत को भी कि अगर इन माहीगीरों को बजाय इनकी बस्तियों में रोका जाए तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई एक केस भी अगर उधर हो गया तो ये इतनी कंजेस्टेड है कि इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें बेहतर जो तजवीज़ है वो ये है कि इनको शिकार पे जाने दिया जाए। एक तो ये फूड आइटम है और दूसरा ये है कि इनके पास और कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनके पास कोई अल्टरनेट कोई इनको कारोबार आता भी नहीं है। इनकी पूरी फैमिलीज, ये तकरीबन कोई 7 से 8 लाख लोग जो है वो इस शोबे से वाबस्ता है, इस इंडस्ट्री से। तो इनके लिए बेहतर यही था कि इनको जो है वो शिकार पे जाने दिया जाता। मामला तो तय पा गया। राना साहब, आपने कोई तजवीज़ दी, जिस तरह से कि आप कह रहे हैं कि जाहिर है कि गुड ट्रांसपोर्ट खुले रखने का कोई फायदा नहीं है, आपने वज़ीर आज़म साहब को कोई तजवीज़ दी? हाँ बिल्कुल जी, हमने वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की थी कि अगर ट्रांसपोर्ट को चलाना है तो इसके साथ साथ इंडस्ट्री खुलेगी तो ट्रांसपोर्ट चलेगी। मैं इसको मिसाल दे रहा हूँ कि पोर्ट से टेक्सटाइल का सामान जा रहा है, इम्पोर्ट जो हो रहा है, तो वो किसी इंडस्ट्री में जाएगा, किसी वेयर हाउस में जाएगा। तो अगर सिर्फ फूड के लिए ट्रांसपोर्ट खुली रखनी है तो वो तो पोर्ट से नामुमकिन है। पोर्ट पे तो हर किस्म की चीज़ आ रही है, वहाँ फूड तो नहीं आ रही। तो हम फूड के लिए तो दिन रात लगे हुए हैं, कोई हमें मसला नहीं है। किरायों में मसला, हमने किराए नहीं बढ़ने दिए, किराए भी मुनासिब ले रहे हैं बिल्कुल। वापसी पे इम्पोर्ट का बिल्कुल बंद हो गया। राना साहब, लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि किराए बढ़ा दिए जाते हैं फौरन ही। इस दफ़ा आपने देखा है कि वापसी पे किराया बिल्कुल, एक्सपोर्ट बंद हो गई है, वापसी गाड़ियाँ खाली आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद किराए वो कम है पहले से। अच्छा। और मैं अभी वज़ीर आज़म साहब से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के तरफ से कि अभी आलमी मंडी में, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 0 पॉइंट पे आ गई हैं। तो अगर इस वक्त भी आप तेल की कीमतें कम नहीं कर रहे तो ये बहुत बड़ी आवाम के साथ और ट्रांसपोर्टों के साथ ज़्यादती होगी। अगर तेल की कीमतें कम होती हैं तो खाने पीने की अशिया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी कीमतें कम हो जाएंगी, जिसका गरीब को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचेगा। बजाय इसके कि आप घर घर राशन बचा रहे हैं। राशन रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ताला ने किया, आप जितना मर्जी बचाएंगे ये पूरा नहीं होगा। जब तक खुद बंदा अपनी मजदूरी करके नहीं खाएगा। तो आप तेल की कीमतें कम कर दें,
खाने पीने की एशिया में मैं 100% कह रहा हूँ कि वो कम हो जाएंगी। राणा साहब, जिस तरह से कि मंडियां तो बंद हैं, तरसील किस चीज़ की हो रही है? हम फुटेजेस देख रहे हैं कुछ टेलीविजन पर कि लोगों की तरसील हो रही है, लोग जा रहे हैं भर भर कर। देखिए, वो हमारे गुड ट्रांसपोर्ट में तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, ये रास्ते में वाकया हुए हैं, साइडों पे, कुरंगी पे, सखर वगैरह। हाँ। हमारे गुड ट्रांसपोर्ट में कोई ऐसा वाकया नहीं है कि कोई लोगों को लेके जा रहा है या पैसे के लालच में। हमारी गाड़ी में टोटल 2 आदमी जा रहे हैं। हमने तो गवर्नमेंट को कहा कि बेशक जहाँ चाहे चेक कर लें, 2 ड्राइवर और क्लीनर, अगर 3 से ज़्यादा लोग हो तो बेशक आप गाड़ी को बंद कर दें। लेकिन वही बात है राणा साहब, भूख और अफलास तो कुछ भी करवा लेती है इंसान से। देखो, भूख अफलास तो हमारे जो अमाल है उसकी वजह से है। आज मैं अगर कहता हूँ कि सारे हुक्मरान सच बोलना शुरू कर दें तो मैं हरफन कह सकता हूँ कि ये कोरोना भी खत्म हो जाएगा। ठीक है राणा साहब, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मौजूद मेहमान हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले ख्वाजा आसिफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत बुरी तरह मुतासर हो रही है और बहुत से ऐसे शोबे हैं जो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। वहीं पर ऑप्टिकल का शोबा भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। तो ख्वाजा आसिफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। ज़यान है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैंने जो अभी ये चश्मा पहना हुआ है बहुत पुराना हो गया है। मैं नया चश्मा बनाने के लिए जाना था, लॉकडाउन की वजह से नई दुकानें बंद हो गई थी तो नहीं बन सका। जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे सर में और आँखों में दर्द होता है। ये चश्मा मेरा पुराना है, मैंने देखा है, देख के ढूंढ ढांड के निकाला है, लेकिन ये ना कि इसके अंदर परेशानी ये है कि ये काम नहीं करता। मुझे बड़ी मुसीबत हो रही है। अब मैं किसके पास जाके बनवाऊँ? अब ये तो हर चीज़ नहीं है कि कोई गोली ले ली, खा ली, कोई कुछ कर लिया, लेकिन ये है ना कि ये आँखों का मामला है। लॉकडाउन के हवाले से पिछले 35 दिनों से जो कारोबार मुतासिर हैं, स्पेशली उसमें हमारा कारोबार जिस तरह से है, तो मैं नहीं समझता कि वो कारोबार जो है बंद किया जाए, क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड है। हमारे पास जितने भी ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन आते हैं तो हम तो उसको फॉलो करते हैं। बल्कि ये बंद होने से तो और तबीयत लोगों की ख़राब, किसी के ग्लासेस टूट गए हैं, किसी का नंबर चेंज हुआ है, उसमें बेचारे बहुत सारे कैलोकोमा के पेशेंट्स हैं, कैटरेक्ट पेशेंट्स हैं हमारे, और बच्चे कुछ स्पेशली बच्चों का ख़ास तौर पे कि स्क्विंट आई का प्रॉब्लम है। और फिर माशी तौर पर जो हमारा छोटा तबका है, फिटर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, वो बहुत मुतासिर हैं, क्योंकि इस फील्ड से तकरीबन कराची के अदाद शुमार के मुताबिक 4,500 शॉप्स हैं, और उसके अलावा इन 4,500 शॉप से मुंसलिक 1.5 लाख घराने जो इस वक्त मुतासिर हुए हैं। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि बर साहब ये बताइएगा, जो राशन की तकसीम की जा रही है, क्या वो सही तरह से जो मुस्तहकीन हैं, जो इमदाद के तलबगार हैं, जो लोग उन तक पहुंच रही है? जी देखें, जहाँ तक राशन और ये लोगों को इमदादी रकूम का जो सिलसिला था, ये हमने जैसे ये लॉकडाउन हुआ उसके नेक्स्ट वीक से हमने स्टार्ट कर दिया था, और उसके लिए वाकई हमें बहुत मुश्किलात थी। और आप देख रही थी कि जैसे लॉकडाउन में हमारे पास स्टाफ नहीं था, हमारे पास वेलफेयर का स्टाफ नहीं था, तो उसका जो हमने तरीक़ाकार अपनाया था वो ये अपनाया था कि हम जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जैसे MPA हज़रात हैं, MNAs हैं,
उनकी मदद से भी, और उसके अलावा जो ग्राउंड लेवल पे जैसे वार्ड्स हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, उनके चूँकि हमारे पास हमारे जो फिशरमैन कम्युनिटी है, हम चूँकि सारा साल उनकी वेलफेयर करते हैं और हमारे पास उनका डेटा मौजूद होता है, वो रिकॉर्ड में हमारे पास, और हमें पता है कि कौन ऐसे लोग हैं कि जो डिजर्विंग हैं इन चीज़ों के और जिनको इन चीज़ों को आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। खुरम शेर जमान साहब जो कि पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शेर जमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ये फरमाइएगा कि इस वक्त इस सिंध में ख़ास तौर पर जो है वो पीटीआई किस तरह से फ़ाल है, क्या काम कर रही है, और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आज़म साहब का एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा हमें। अच्छा जी, शुक्रिया। इसमें दो चीजें हैं जी। पहली बात तो यह है कि हमारे एमएनएज, हमारे एमपीएस, हमारी जो तंजीम है वो इस वक्त इस मौजूदा हालात के अंदर क्या कर रही है, उसके बारे में आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ की पूरी तंजीम, इलेक्टेड एमएनएज और एमपीएस अपने हलकों के अंदर अपनी मदद आप लोगों से राशन जमा करके या अपने ज़ाती पैसों से अपने हलकों के अंदर राशन तकसीम कर रही हैं। हज़ारों की तादाद में पीटीआई की जो कराची डिवीजन की तंजीम है वो तकसीम कर चुकी है 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और हमारे एमएनएज एमपीएस भी रोजाना की बुनियाद पर कंटिन्यूस बेसिस पे राशन तकसीम कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप टीवी भी देखेंगे तो वाहिद पीटीआई है जो तंजीम बेस आपको नजर आएगा वो काम कर रही है। रही बात एहसास की, एहसास का काम तो देखें कैसे तरीके से किया गया है कि जिसके अंदर कोई सियासी दखल अंदाजी नहीं है। मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा विजिट कर रहा हूँ एहसास सेंटर्स के, जहाँ पे हम जाके देख रहे हैं कि लोगों को भी परेशानी तो नहीं हो रही है, उनसे कमीशन तो नहीं लिया जा रहा है, लोग लाइन में खड़े हुए तो उनको पानी मिल रहा है, वहां पे टेंट लगा है, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है। अदरवाइज एहसास प्रोग्राम जो चल रहा है, जो तरीकाकार 8171 का, वो ऐसा है कि उसके अंदर हमारी कोई इंटरफेरेंस हो नहीं सकती, हम उनकी कोई हेल्प कर नहीं सकते हैं। वो सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है कि आपने अपने शनाख्ती कार्ड को एसएमएस करना है 8171 पे, अगर आप उसके अच्छा खुरम शेर जमान साहब, आपको इंटरप्ट करूंगी, शनाख्ती कार्ड अगर जिनके पास नहीं है वो किस तरह से हासिल करेंगे? देखिए, जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं तो जाहिर है ये तो जितना सर्वे हुआ है शनाख्ती कार्ड की बेस के ऊपर हुआ हुआ है। अच्छा, पूरे सूबे भर में क्या पूरे पाकिस्तान भर में जितने भी सर्वेज हुए हैं तो उसकी सारी डिटेल्स ली हुई हैं कि वो किस घर में रहते हैं, उनका घर कैसा है, उनकी फॉरेन ट्रैवलिंग तो नहीं है, उन्होंने अगर पासपोर्ट बनाया तो अर्जेंट बनाया, नॉर्मल बनाया, इस तरह सारी डिटेल्स लेके उनका जो उनका सिस्टम में जो उनको सेव किया गया, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर से सेव किया गया है। तो उन्हीं लोगों को फिलहाल तो ज्यादा प्रायोरिटी पे देखा जा रहा है कि जिनके नाम शनाख्ती कार्ड के जरिए डेटा के अंदर डले हुए हैं। और टाइगर फोर्स की जो हेल्प है वो सिंध गवर्नमेंट ने लेने से इनकार कर दिया। असल में सिंध गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है, वो समझ रही है कि जैसे वजीर आजम ने कोई सियासी पार्टी बना दिया एक, और ये बेसिकली वजीर आजम साहब ये देख रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये कोरोना वायरस का सिलसिला अगर बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है, अल्लाह ना करे कि हमारे डॉक्टर्स पूरे नहीं कर पाते, हमारी पुलिस को मदद की जरूरत है, हमारी इंतजामिया को जरूरत है। तो जैसे कि हम पहले देखते थे स्काउट्स होते थे, स्काउट्स हेल्प करने आते थे, इस तरह पूरे पाकिस्तान में टीम बनाई है कि उनको मोबाइल के ऊपर ट्रेन किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि किस किस डिपार्टमेंट में आप हेल्प कर सकते हैं। उसमें डॉक्टर्स भी आए हैं, हमारे पास इंजीनियर्स भी आए हैं, उसके अंदर हमारे पास सरकारी लोग भी आए हैं। तो उसका मकसद यही था। सिंध हुकूमत ये समझिए कि शायद हम उस पर कोई सियासत करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और उनकी मदद के लिए फोर्स बनाई गई है। पंजाब और केपी में काम करेगी और होगा यही कि सूबे सिंध के अंदर जैसे कि वजीर आला साहब ने फरमाया था कि हम 20 लाख लोगों को राशन देंगे, लेकिन आज उनके बल्कि पिछले दिनों उन्होंने टीवी पे कहा कि मैंने 2.5 लाख लोगों को राशन दिए। अब 3 हफ्ते हो गए, वो 17.5 लाख जो है पीछे हैं। एक मिनिस्टर उनके कहते हैं 4 लाख दे दिए, आज उनके एक मिनिस्टर ने कहा हमने 1,10,000 कराची में दिए। तो जब आपके पास वो कुव्वत मौजूद नहीं है, वो सलाहियत मौजूद नहीं है, आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है, वो काम नहीं कर सकते हैं। ये तरीके इंसाफ इस वक्त वाहिद सियासी जमात है जो लोगों की खिदमत की बेस के ऊपर आई है। जैसे कि वजीर आजम साहब ने जो है शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, लोगों की खिदमत की ना, खिदमत करके लेकिन अभी खुरम शेर जमान साहब ये बात नहीं हो रही कि किसने क्या किया और किसने क्या कुछ नहीं किया। हम ये कह रहे हैं ये वक्त है, इस वक्त कौन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोग शिकायत कर रहे हैं कि पीटीआई का मैंडेट है कराची में, लेकिन पीटीआई हमें नजर नहीं आ रही है। नहीं देखें, ये आप ऐसा कह रही हैं कि पीटीआई नजर मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही है। हकीकत यह है कि सिर्फ पीटीआई के अलावा कराची में कोई जमात और नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे तो एमएनएज एमपीएस इलेक्टेड है ना, यहाँ से हम तो जवाबदेह हैं। दूसरी बात, ये बात याद रखी जाए हर वक्त कि 18वीं तरमीम के बाद ये सारी जिम्मेदारियां पीपल्स पार्टी की आती हैं। तहरीक इंसाफ एज वजीर आजम जो कर रहे हैं या हम कर रहे हैं वो तो सारी एडिशनल चीजें हैं जो कि एडिशनल हो रही हैं। अब बेसिक तौर पर अगर जिम्मेदारियां देखे जाए तो इनकी जिम्मेदारी, वजीर आजम साहब ने देखा ना कि 12,000 रुपए का जो एक प्रोग्राम बनाया है एहसास का, वो तो एक एडिशनल काम हुआ है कि जो लोगों की मदद करने के लिए हम आगे बढ़े। अदरवाइज सिंध हुकूमत को जो है वो वर्ल्ड बैंक का फंड मिल चुका है, उनको 2.5-3 अरब रुपए अलग से मिल चुके हैं,
कोविड को देखने के लिए। उन्होंने तो 25 करोड़ रुपए जो है वो सोशल सिक्योरिटी से निकाले हैं, वेलफेयर बोर्ड से पता नहीं 1 अरब या कितने निकाले। उसके अलावा उन्होंने अपना एक फंड जनरेट किया हुआ है। तो हमारा ये सवाल है कि जितना भी पैसा है खर्च कहाँ पे हो रहा है? क्या मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कहीं देखा है कि आवाम को कहीं पे राशन मिल रहा हो, आवाम परेशान ना हो? खुर्रम शेख जमान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, राना मोहम्मद असलम साहब भी हमारे साथ हैं, बर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब आप बताइएगा कि जाहिर है कि तमाम शोबे मुतासर हो रहे हैं, जिस तरह से कि आपने कहा कि ड्राइवर उनको खाने की किल्लत है, हमारे पास जो है वो व्हील्स जो हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट खोलने से इतना फ़ायदा नहीं है। क्या क्या मुश्किलात हैं? क्योंकि अभी हमारे पास जो PTI का वर्जन भी मौजूद है, उनसे भी जान लेंगे फिर हम। देखिए जी, मुश्किलात तो ये है कि मैंने कहा पहले भी आपसे कहा कि गुड ट्रांसपोर्ट चलेगी तो इसके साथ हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, उनके भी खोला जाएगा तो तभी ट्रांसपोर्ट चलेगी ना। मैंने पहले आपको मिसाल दी कि एक अगर पेंचर शॉप वाला नहीं है तो ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। तो हुकूमत ने, मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ और वज़ीर आला सिंध से भी, कि हुकूमत ने आज तक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रक स्टैंड है बाड़ीपुर पे, किसी ने आज तक हुकूमती इदारे ने वहाँ का विज़िट नहीं किया, कोई अख्तियाती तदाबीर का वहाँ को प्रोग्राम नहीं, कोई टेस्टिंग का निज़ाम नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बाद ये इतना बड़ा ट्रक स्टैंड है जहाँ हज़ारों लोग आते हैं और हज़ारों वापस जाते हैं। 10-15 हज़ार गाड़ी रोज़ आती है और 10-15 हज़ार हैवी गाड़ी जो गुड ट्रांसपोर्ट का काम करती है, तो उसके लिए कोई सहूलत नहीं है जी। बाकी लोगों के लिए तो बात हो रही है। मैंने देखा है कि आज तक किसी ने ट्रक स्टैंड पे कोई अख्तियाती तरह भी, हमने खुद एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, वहाँ हम अपने लोगों को चेक करवा रहे हैं, वहाँ हर सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। लेकिन हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं की, ना वफाकी हुकूमत ने ना सूबाई ने। हमारा जो मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट का, उसने आज तक पूछा नहीं है कि आप किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री किसके लिए है? और हमारी सबसे बड़ी बात किस्मती ये है कि वफाक में हमारा मिनिस्टर कोई नहीं है, हमारी बात करने वाला कोई नहीं है जी। जब वफाक में हमारा कोई बात करने वाला नहीं है तो कौन सुनेगा हमारी बात? वहाँ तो उन्हीं लोगों की सुनी जाती है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, उनकी बात तो सुनी जाती है। लेकिन जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई पैकेज देना था माशी तो फिर छोटे ताजरों को देते ना, जिसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी पहुँचता, लोगों का रोज़गार चलता। जो मजदूर आज रोडों पे घूम रहे हैं, बच्चों के लिए रोटी के लिए वो तरस रहे हैं, बच्चे उनके घर पे इंतजार करते हैं कि वो पैसे लेके आएंगे या राशन लेके आएंगे। तो अगर 2-3 महीने ऐसा चल गया खुदा न खास्ता, तो फिर तो सारे बेकारी बन जाएंगे हम लोग। तो हुकूमत को चाहिए था कि पहले दिन से इनके पास टाइम था बहुत ज़्यादा, कोई SOP बनाते, तरीके से चलते, सब चीज़ों को चलने देते, लेकिन अख्तियाती तदाबीर के साथ। अब रोड पे नाके लगा के लोगों को मारा जा रहा है, मोटरसाइकिलों की हवा निकाली जा रही है, औरतों की तजलील की जा रही है। तो इसकी बजाय आप फैक्ट्रियों को भी खोलते। किसी फैक्ट्री में अगर 1000 मजदूर काम कर रहा है तो आप उसको 200 पे कहते कि आप 200 से काम करवाएं, मास्क पहने, एहतियात करें। ये मामला तो सारा एहतियात का है, इसका ना कोई इलाज है, ना इसका वज़ीर आज़म के पास इलाज है, ना डॉक्टरों के पास इलाज है। यानी SOPs बनाने चाहिए थे और बहुत वक्त था, उस वक्त बैठकर सबको मिलकर बैठना चाहिए था, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी। बर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि फिशरीज पहले बहुत दहशत और खौफ की अलामत समझी जाती थी, अब क्या सूरत हाल है? आपने वहां पर क्या कुछ किया है? देखें, आपकी बात जो है वो सही है कि किसी ज़माने में फ़िशरीज़ जो है वो खौफ और दहशत की अलामत थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़िशरीज़ जो है वो एक इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ, मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ हमारे वेंचर्स भी हो रहे हैं, मुआहदे भी हो रहे हैं, एक अच्छी एक फ़िशरीज़ की रेपुटेशन है। देखें, वक्त वक्त की बात होती है। एक वक्त ऐसा भी था कि कराची में घरों से बाहर निकलना जो है वो हर इंसान जो है वो डरा हुआ होता था और दहशतगर्दी के शिकार था, पूरा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार था। और आज वो वक्त नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन चीज़ों से निकल गए। उसके लिए हम किसी एक को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हाँ, ये जहाँ तक ये जो बात लॉकडाउन के सिलसिले में, अभी चूँकि हमारा मैं समझता हूँ हमारा एजेंडा जो है वो कोविड-19 है, तो हम उसी के ऊपर बात करें। तो ये इसके सिलसिले में मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहता हूँ कि देखें, ये अगर राणा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि लोगों को रोका जाता है, नाके लगे हैं, सब चीज़ है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या लोगों को घरों में बंद करने से हुकूमत को कोई फ़ायदा हो रहा है?
या हुकूमत इससे क्या मफादात हासिल कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हुकूमत ने लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करा रही है या उसको सख्ती कर रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि फिशरीज को भी बंद किया गया, हालांकि ये एक फूड आइटम था, चूंकि वहां पर आपको सुना होगा, आपने बचपन में भी सुना होगा कि सबसे ज्यादा शोर और रश जो है वो मछली बाजार है। तो ये मछली बाजार, यहां पर तो रश होना ही होना है, लेकिन हुकूमत ने इस पे भी इंतहाई, चूंकि सीएम साहब और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इस पे इतने संजीदा थे कि उन्होंने कहा कि जब तक आप इसकी पूरी एसओपीज के इंतजाम नहीं कर लेंगे, हम इसको नहीं खोलने देंगे। तो देखिए, यहां से संजीदगी का अंदाजा होता है। रही बात कि ये बिल्कुल हकीकत है कि हमारे पास हम इसको मुस्तकिल तौर पे लॉकडाउन को नहीं रख सकते, हमें पार्शली चीजें खोलनी पड़ेंगी, और जैसे बड़ी इंडस्ट्री के लिए स्ट्रेटेजीज बन रही हैं, इसी तरीके से स्मॉल इंडस्ट्री जो है उसको भी फोकस किया जाए, चूंकि स्मॉल इंडस्ट्री वैल्यू एडेड चीजें जो है बड़ी इंडस्ट्री। बिल्कुल आपने सही कहा कि छोटी इंडस्ट्री का भी ख्याल करना चाहिए। बर साहब, एक और क्वेश्चन इससे रिलेट करता है कि मनोड़ा है, भिट शाह है, इसके अलावा बाबा भिट है, इसके अलावा इब्राहिम हैदरी, वहाँ पर हम देखते हैं कि गरीब लोग रहते हैं ज़्यादातर जो माहीगीर हैं, और बहुत से माहीगीर ऐसे हैं जो इंडियन जेलों में कैद हैं। तो उनकी फैमिली की लुक आफ्टर किस तरह से की जा रही है, उनका ख्याल किस तरह से रखा जा रहा है? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, ये कोस्ट बेल्ट पे हमारे खास तौर पे जो जजायर हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जजीरों में बाबा बेट और शमसपीर, सालेहाबाद, मनोड़ा, इन सारे जजायर में हमारी बाकायदा हमारी टीम्स जो हैं वो मौजूद हैं, हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, हमारी डिस्पेंसरीज हैं, और इसी तरीके से कोस्ट बेल्ट पे इब्राहिम हैदरी, चश्मा गोड, इवन के केटी बंदर, ठट्ठा बदीन तक हम लोग जो हैं वो हमारे लोग वहां तक भी गए। हमने अपनी देखें, मैं एक छोटा सा इदारा है, अब देखें खुर्रम शेर जमान साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं असेंबली के, लेकिन चूंकि एक उन्होंने बात की कि जी हम इस पे सियासत नहीं कर रहे, लेकिन वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर गए। देखिए, मैं थोड़ी सी बात ये करता हूं कि आप अगर देखें, मैं ये छोटे से इदारे की बात करता हूं, अपनी जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिशरमैन कम्युनिटी है, 15 से 20 हजार लोगों को तो हम लोग अभी तक 15 से 20 हजार फैमिलीज को अब तक हम लोग राशन दे चुके हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह राशन हमने इस क्वालिटी का दिया है कि वो पूरे महीने उनका जो है वो उस पे वो होता है। देखिए, जहां तक चैरिटी की बात है तो लकीली हमारा कराची शहर ऐसा है कि जिसपे हमारे कराची के लोग ऐसे हैं कि हर दिल में एक जज्बा है चैरिटी का, और हर बंदा चैरिटी करना चाहता है। जिसके पास, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके पास 2 घरों को राशन देने का वो है, वसाइल है, उन्होंने 2 घरों को पहुंचाया। तो यहां पर हर किसी ने अपनी मदद आपके तहत मैं अपने भाई खुर्रम शेर जमान साहब की बात का जवाब दे रहा हूं कि खाली आपने अगर किया हो तो बिल्कुल किया होगा, मैं बिल्कुल इस चीज से इनकार नहीं करता, लेकिन आप किसी को इल्जाम ना दें कि सिंध हुकूमत इस पे नहीं कर रही है। सिंध हुकूमत ने बाकायदा, देखिए मैं अगर कुछ कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये मेरे अपने पास तो इतने वसाइल नहीं थे कि मैं 20,000 फैमिलीज का बेड़ा उठाता, चूंकि ये वैसे तो अगर देखा जाए कोस्ट बेल्ट पे तो लाखों फैमिलीज हैं, लेकिन मेरे पास अपने वसाइल नहीं थे। तो मैंने कैसे किया? मैंने भी ऑब्वियसली, मुझे पाकिस्तान नेवी ने भी मदद की, मुझे रेंजर्स ने भी मदद की, सिंध रेंजर्स ने भी, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और इसी तरीके से सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ नुमाइंदों ने मेरी मदद की। तो हमने सबकी ये मिलके, फिर प्राइवेट लोगों ने, मैंने खुद अपनी तरफ से, कुछ अपने दोस्तों की मदद से, हमने देखे ये जज्बा सबके अंदर है इस वक्त, और ये अगर ये ना हो तो हम लोग कब के मिट चुके होते। ये हमारे पाकिस्तानियों के अंदर, ये हमारे खून में, हमारे रगों में ये जज्बा है कि जब हमारे पर परेशानी और तकलीफ आती है तो चंद एक मफाद परस्त जो लोग हैं उस टोले को छोड़ के बाकी सारे एक साथ होते हैं। बर साहब, 15 मई से तो मानसून का सीजन शुरू हो जाएगा, कोई स्ट्रैटेजी प्लान किया आपने? क्योंकि माहीगीर फिर बेरोजगार हो जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे। देखिए, ये एक इंतहाई अहम मामला है। इसके लिए हमने अपने जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारी मुशावरत हुई है, और हमने ये सिफारिशात दी हैं कि इस दफ़ा जून और जुलाई को बैन ना किया जाए, क्योंकि फिशरी सेक्टर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी नुकसान उठा चुका, एक तो ये लॉकडाउन की वजह से, और उससे पहले जो है वो कुछ जैसे ये कुछ पॉलिसीज ऐसी आई थी वो, और फिर बलूचिस्तान का एक इशू था जिसकी वजह से हमारे माहीगीरों को बहुत नुकसान हुआ। तो हमारी ये इंडस्ट्री ऐसी है कि देखिए, आज हमारी एक्सपोर्ट जो है वो $500 मिलियन पे खड़ी है, और मेरा अभी एक फॉरेन कंट्री के साथ मेरा एक मुआहिदा हुआ है जिसमें उनके साथ हमारा ये कमिटमेंट हुआ है कि हम अपनी इस एक्सपोर्ट को हम $1,000 मिलियन तक लेके जाएंगे, $1 अरब के करेंगे, और इंशाल्लाह ये 1 साल के अंदर, ये आपको मैं ये बात आपके ऑन एयर आपके लाइव प्रोग्राम में मैं आपको ये वर्ड दे रहा हूं कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, ये हालात से हम निकले तो हम $1 अरब साल पे हमारी एक्सपोर्ट खड़ी होगी फिशरीज
की, ये इतना बड़ा सेक्टर है। आपके वर्ड कैप्चर हो गए अब्दुल बर साहब जी, आपके वर्ड कैप्चर हो गए, अब ये याद रहेंगे लोगों को जी। ये जरूरी है। मैं देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं मैं उसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे आने से पहले जो मैंने जब चार्ज लिया था फिशरीज का, तो एक्सपोर्ट हमारी 200 मिलियन और मैक्स 230 मिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गई थी। और मेरे पिछले साल की अगर आप रिपोर्ट देखें तो 451 मिलियन डॉलर पे आ गए हम लोग। राना साहब आपसे जानना चाहूंगी, ड्राइवर को तनख्वाह वगैरह दी, राशन की तकसीम हुई या आपने भी आधी तनख्वाह काट ली? नहीं जी, बिल्कुल हमने ड्राइवरों को तनख्वाहें भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। तो मज़दूरों का भी हम भरपूर ख्याल रख रहे हैं, ड्राइवरों का भी। तो इसमें कोई पहले दिन से मैं खुद इस सारे मामले को देख रहा हूँ। हमारा जो अदारा है कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन, ये पाकिस्तान का इलेक्टेड वाहिद अदारा है सबसे बड़ा गुड ट्रांसपोर्ट का। तो मैं इसको पहले दिन से हर मामले को देख रहा हूँ। मैंने पूरे ट्रक अड्डे में सफाई सुथराई का पूरा इंतज़ाम किया है, वहाँ हमने अपने स्प्रे वगैरह करवाया है और लोगों का भरपूर तरीके से ख्याल किया जितना मैं कर सकता हूँ। अच्छा। खाने का, और मेरी कोशिश है कि मैं दूसरे अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ ट्रांसपोर्टों से कि भी ड्राइवरों को वक्त पे तनख्वाह दें, क्योंकि ये वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ये 2 महीने 3 महीने अल्लाह करेगा ये कट जाएगा, लेकिन इस हालात में हमें ये नहीं, अपने आप को जो हमने कमाया हुआ है ना, ये ना समझे कि भी हमारे घर से जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो राना साहब। हमें ये वक्त है कि हमें ये चैरिटी का काम करना चाहिए। बिल्कुल, और सबको इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर काम करने का। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। शाइस्ता इकबाल और हमारी टीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।